ग्लोबल रिसेशन एक तरीके से रोजगार कम होना, प्रोडक्शन कम होना, ओवरऑल इकोनॉमी पे भार बढ़ जाना। क्या इंडिया सेफ है? यस, इंडिया सेफ है ऑफ कोर्स। ऐसी अभी हालात नहीं आ गए कि इंडिया अनसेफ हो जाए। हम आज भी 30,000 टन सोना लिए बैठे हैं। हमारे हर घर में सोना होता है और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आने वाला टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल क्राइसिस का है। अगर ग्लोबल क्राइसिस यही पोजीशन बनती रहती है और हालात और खराब होते हैं तो आप समझे ग्लोबल डिमांड कम होने वाली है। आज भी भारत का 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो सर्विस सेक्टर से। सी EMIs और लोन्स मैं हमेशा कहता हूँ जितना कम कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसी अनसर्टेनिटीज में ही हमें दिक्कत आती है। क्या एक्चुअली में हमारी जॉब क्राइसिस आ सकती है? बिल्कुल आएंगी जॉब क्राइसिस। नेचुरली जो भी मैंने आपसे कहा ना, जो भी सेगमेंट सबसे ज्यादा पढ़े लिखों के होते हैं वो सबसे तेज अफेक्ट करते हैं। ग्लोबल रिसेशन का नाम आजकल हम जनरली सुन रहे हैं। पहले तो समझ ही नहीं आता ये ग्लोबल रिसेशन होता क्या है और एक आम आदमी पे या बिजनेसमैन पे क्या असर देता है। तो आज हम बात करेंगे CA रचित अग्रवाल जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फिनवेल ग्रोथ सॉल्यूशंस। एंड मैं रविका खरे, बुंदेली स्पिरिट, आपके सामने ये एक टॉपिक लेके आ रही हूँ क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको सर से मिलवाते हैं और जल्दी से ये डिस्कशन ओपन करते हैं। हेलो सर। हेलो रविका जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हैं। मतलब मोदी जी ने इतनी सारी लिस्ट दे दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमारी ऑडियंस कंफ्यूज है। तो आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे एक नॉर्मल कॉमन मैन की लैंग्वेज में। तो आप रेडी हैं? अरे बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट ऐसा टॉपिक है जो इनफैक्ट हर एक भारतीय से जुड़ा हुआ है। और अब आज हम इनफैक्ट इस पे बात करेंगे जब तो हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ भारतीय की बात नहीं है, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या सारी चीजें चल रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपने बहुत ऐप टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम आज, और आने वाले समय में ये शायद पॉडकास्ट अगर जितने लोग देख रहे हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। सर, सबसे पहले तो मेरे को एज अ कॉमन ले लैंग्वेज में ग्लोबल रिसेशन नहीं पता है, राइट? हमारी ऑडियंस को भी आई गेस ये वर्ड कहीं ना कहीं पता होगा, लेकिन वो लगता होगा कि ये कैसे कनेक्टेड है। तो आज ग्लोबल रिसेशन और इन्फ्लेमेशन, ये दोनों कैसे हमारी ऑडियंस को या हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस पे जानना चाहूँ। रविका जी, आपने एप्ली का बिल्कुल, आपका मानना बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों को ग्लोबल रिसेशन के बारे में पता नहीं है। हम ये वर्ड बहुत सुनते आए हैं, बट ग्लोबल रिसेशन एक्चुअली होता क्या है ये मोस्ट ऑफ द पब्लिक को पता नहीं है। हमने 2007 में एक ग्लोबल रिसेशन देखा था और हमने तब देखा था कि हैवी ले ऑफ्स हुए थे और यूएस इकोनॉमी वाज मतलब पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था उस समय, और भारत पे उसका बहुत कुछ इम्पैक्ट आया था। बट भारत नेचुरली अगर 100% इम्पैक्ट पूरे ग्लोब में आया था तो 50% इम्पैक्ट भारत पे आया था, और वो इंडियन पॉलिसीज की वजह से था रादर देन कि हम ग्लोबल चीजों से बच पाए थे। इसका एक रीजन हमारा बेसिकली भारत का पॉलिसीज थी। तो बात करते हैं पहले ग्लोबल रिसेशन होता क्या है। बेसिकली जब चीजों का कंजम्पशन कम होने लगे, महंगाई बढ़ने लगे, और ओवरऑल जो लेआउट है, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे आप कोई प्रोडक्शन बन रहा है तो 100 चीज पहले कंज्यूम होती थी, 80 होने लगे, 80 के बाद 70 होने लगे, तो ओवरऑल डिमांड कम होने लगी, जिसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट जो लोगों की है वो कम होती जाएगी। तो जब लोगों की रिक्वायरमेंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से नौकरियां कम होने लगेंगी, और नौकरी कम होंगी तो वो उनकी कमाइयां कम होने लगेंगी, लोग बेरोजगार होने लगेंगे। और इस बेरोजगारी का जब सीमा बढ़ती चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिर्फ हम जरूरत की चीजें खरीदना चालू कर देंगे जिनके बिना हम सरवाइव नहीं करते, और जो कंजम्पशन जो कैपिटलिस्ट वाला होता है जिसमें हम कहते हैं गाड़ियां हो गई और शौक की चीजें हो गई, वो खरीदना कम हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, प्रॉफिट है, वो कम होने लगता है। इसको ग्लोबल रिसेशन कहते हैं। इससे डायरेक्ट जनमानस को नुकसान क्या होता है? नेचुरली जब उनकी कमाइयां कम होंगी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके पास खाने पीने के लाले पड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि मालूम चला, जैसे आपने देखा AI जॉब्स खा रहा है, तो वो एक लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं। साथ में रिसेशन के आने की वजह से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है जिस रेट से भाग रही होती है वो स्लो हो जाती है। तो ग्लोबल रिसेशन ये होता है, और इन्फ्लेशन जो होता है वो बेसिकली महंगाई होती है। तो ग्लोबल रिसेशन में एक पार्ट इन्फ्लेशन भी प्ले करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे करते क्या है, जब भी इन्फ्लेशन को कर्व डाउन करना है तो सरकार करती क्या है, लोन महंगे कर देगी जिससे कि आपकी डिमांड कम हो जाए। तो जो महंगाई बढ़ रही होती है
वो कम होने लगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब लोन नहीं होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन और कम हो जाता है, तो ये रिसेशन को और बढ़ाता है। तो इन्फ्लेशन एक और फैक्टर है जो ग्लोबल रिसेशन को बढ़ाता है, और यही कारण है कि जब भी कोई भी चीज जिसमें सोर्स को, जिसमें आपसे चीजें बन रही हैं, वो महंगा होगा तो ओवरऑल कंजम्पशन पे भी असर आएगा और वो ग्लोबल रिसेशन की तरफ आएगा। तो ग्लोबल रिसेशन एक तरीके से रोजगार कम होना, प्रोडक्शन कम होना, ओवरऑल इकोनॉमी पे भार बढ़ जाना। जैसे आपकी भारत की इकोनॉमी है, उसका अगर मान लो 100 रुपए बनते हैं, अब 100 रुपए में हम मान लो पहले 100 रुपए की चीजें खरीद पाते थे, अब वो 100 रुपए में हम मान लो चला 70 रुपए की चीजें खरीद पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो सब रिसेशन का कारण बनता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारा प्रोडक्शन है उसका चार्जेस बढ़ जाता है और हमारे खर्च भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, राइट? यस सर, ग्लोबल रिसेशन हमने समझ लिया, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है, हम भारत में रहते हैं तो हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बेसिकली हमारे व्यापार पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, जैसे रविका जी मैंने कहा, ग्लोबल रिसेशन जब भी आएगा तो सारी इकोनॉमीज पे अलग अलग इम्पैक्ट आएगा, किसी पे ज्यादा आएगा, किसी पे कम आएगा। हम भारतीयों पे भी जो इम्पैक्ट आने वाला है वो इम्पैक्ट बड़ा आने वाला है, क्योंकि आप समझे बहुत सारी चीजें जो हम आज भी यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड गुड्स में है। जैसे कि अगर आप देखें, हमारे मोदी जी ने बोला कि तेल का कंजम्पशन आप कम करें, 10% भी कम करते हैं तो हमारा 10% का इंपोर्ट बिल कम होगा। क्योंकि ये आज जो हम तेल यूज कर रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो चाहे पाम ऑयल हो, ये 60% जो है भारत के बाहर से आता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया से सनफ्लावर ऑयल आता है। तो ये जो है हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। तो जब नेचुरली हमारा ग्लोबल रिसेशन आएगा तो वो सारी चीजें भी महंगी होंगी, हमारा विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व है वो कम होने लगेगा, तो भारत पे भी उस महंगाई का असर आएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास भी जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो हम कुछ चीजें बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी डिमांड भी कम होने लगती है। तो भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, जिस प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारे यहाँ की जो नौकरियां हैं उन फैक्ट्री में, भाई हम पहले 4 दिन, मान लो पूरे 6 दिन फैक्ट्री चलाते थे, अब 4 दिन चला रहे हैं, तो अगर 2 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी तो उतना रोजगार भी कम होगा, जिससे हमारी कमाइयां कम हो जाएंगी। तो आने वाला जो असर है वो भारतीय इकोनॉमी पे भी हैवी पड़ने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों, क्योंकि हम भारतीय को आदत होती है, हम बेसिक कंजम्पशन पे भी चले जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं यूज करनी तो हम पे आदत डाल लेते हैं। बट इस समय में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत भी, यस ऑफ कोर्स, ग्लोबल रिसेशन जब आएगा तो भारत को उसका असर आएगा, और हमें आने वाले 1 साल तक इस चीज का कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज हमारी जरूरतों की है उन्हीं को कंज्यूम करें, और जो चीज जरूरतों की नहीं है उनको थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं। बिल्कुल नेसेसिटी है तो करें, लेकिन अनयूजुअल दिखावटी जो खर्चे हैं उनको कम कर दें, चाहे वो गाड़ियां हो चाहे वो मोबाइल फोन हो, उसमें ऐसी करें। अगर जरूरतें हैं तो आप बिल्कुल लें, लेकिन गैर जरूरत चीजों को थोड़ा सा कम कंजम्पशन करें। मतलब जॉब्स भी डेंजर में आ सकती हैं, राइट? बिल्कुल आएंगी। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो आपने 2007 में देखा था कितने भारतीय जो है वो अमेरिका से भारत लौटे थे। ये बात तो अमेरिका से भारत लौटने की है, भारत में ही कितने सारे जॉब्स गए थे। आज भी जो एस्टिमेशन है, अगर आप कल ही यूएस का डेटा देखें तो यूएस ने भी अभी बेरोजगारी का डेटा दिया है कि उनके यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है। जब यूएस जैसी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे रही है, और भारत में तो आप जानते हो लगभग हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ रह रहे हैं, पहले ही हमारे यहाँ बेरोजगारी एक है, हम बेसिक सर्वाइवल लेवल पे बहुत सारे लोगों के साथ हैं। तो रोजगार को अपने, जिनके पास नौकरी है वो ये माने वो बहुत खुशकिस्मत है कि उनके पास इस समय नौकरी है। अपनी नौकरी को संभाल के रखें, अपना कमिटमेंट पूरा करें, और देश में इस समय, क्योंकि एक पोजीशन ऐसी है जिसमें देश में देशवासियों का ज्यादा योगदान चाहिए होगा कि हम प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर करें, अपनी नौकरी को बहुत सीरियसली लें और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करें, जिससे भारत इस आपदा से उभर पाए। इसी से रिलेटेड मैंने आज अब रिसेंटली सुना था कि वो ऑनलाइन जॉब्स पे ज्यादा फोकस फिर से होने लगा है, क्योंकि कोविड में हुआ था और अब फिर से होने लगा है। तो क्या ये एक्चुअली में सच है कि अब वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़ने वाला है? यस, वो आप देखें, वो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से हमारा इंपोर्ट बिल का रीजन है। आज भी हम क्रूड जो है 90% से ज्यादा हम जो तेल यूज कर रहे हैं वो तेल हम बाहर से मंगा रहे हैं भारत के। जब हम बाहर से मंगा रहे हैं तो हमें विदेशी मुद्रा यूज होती है उसके लिए। तो जो भारत सरकार ने जो आप लोग से अपील की है कि हम कम से कम कंजम्पशन करें, तो वो जो आप वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं वो रादर देन कि वर्क फ्रॉम होम आपका काम की वजह से कम और वो तेल का कंजम्पशन कम करने की वजह से ज्यादा है। लेकिन जैसा आपने कहा, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर और ज्यादा टास्क बेस वाला काम
वो एआई के बेस में और टेक्नोलॉजी के बेस में आगे आके और बढ़ने वाला है। और ये भी माने आप, क्योंकि एआई के आने के बाद नौकरियों की जरूरतें भी ये हो गई है कि जो आदमी पहले 5 लोग काम करते थे वो अब एक आदमी कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी 5 गुना हो चुकी है हर आदमी की। तो जो अपने आप को स्किल्स को अपग्रेड करेगा वही सरवाइव कर पाएगा। इसलिए कोशिश ये करते रहे, लर्निंग्स पे फोकस करें, जितनी ज्यादा आप नई नई चीजें सीख सकते हैं वो आपके लिए हमेशा एक वैल्यू एडिशन की तरह काम आएंगी। बिल्कुल, मतलब हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार भी, जब आपने शायद पिछला लास्ट हमसे एक पॉडकास्ट लिया था, हमने उसमें बोला था, उस समय मैंने सोने के बारे में आपको बोला था कि आईफोन ना लेके आप सोना लीजिए। हाँ। तो आपने देखा था 1 लाख का सोना उस समय अगर किसी ने लिया होता तो आज 2 लाख के आसपास आ गया। तो आपको अपने कंजम्पशन पैटर्न को वैल्यू एडेड वाले एसेट्स में ज्यादा इन्वॉल्व करना है, वैल्यू डिप्लीशन वाले एसेट्स में कम से कम करना है। जिनमें जरूरतें हैं उनको तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो जरूरतों को आप अवॉइड कर सकते हो उनको कोशिश करिए। और कुछ ये समय एक रोटेटिंग है, ऐसा नहीं है समय ऐसा ही बना रहेगा, पहले भी हमने देखा है। अगर हम इसमें समझदारी से काम लेंगे तो यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी, क्योंकि हम नई स्किल्स डेवलप कर लाएंगे। जैसे हमने कोविड में देखा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी नई स्किल्स डेवलप की थी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चालू हुआ था, जूम या गूगल मीट वगैरह, ये उसी समय से चला आ रहा है और आज जरूरत का पार्ट बन गया। तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, हमेशा कभी भी रिसेशन आता है एक अपॉर्चुनिटी बनती है। बिल्कुल। अब सर, इतनी सारी जब हमने डिस्कशंस किए हैं तो एक मेरा छोटा सा सवाल है कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, अब वो सरवाइव कैसे करेंगे? बहुत आपने काम का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि नेचुरली क्या सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है सबसे नीचे वालों पे पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है। तो आपको ये समझना होगा कि हमारा कैश फ्लो जो है छोटे बिजनेसेस के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कोशिश करें, जो भी छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, मैंने स्टार्टअप्स भी देखे हैं, वो खर्चे अपने बहुत बढ़ा के रखते हैं और उनकी अर्निंग्स कम होती हैं। तो ये समय जो आया है, इस समय में इन्हें एक चीजें ध्यान रखनी होंगी कि ग्लोबल रिसेशन के टाइम पे कंज्यूमर जो है उनका कम होने लगता है, क्योंकि जब बड़ी कंपनीज को जरूरतें कम पड़ रही हैं तो स्टार्टअप्स को काम भी उतना कम मिलेगा। इस समय में खर्चे कम करना है। दूसरी चीज, अपने कैश के रोटेशन को फास्ट करना है। अगर कैश का रोटेशन स्लो होगा तो वो पैसा फंस जाएगा उनका और उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगी। तो जो कंपनी 6 महीने पहले चल सकती थी वो मालूम चला 3-4 महीने में ही सर्वाइवल की पोजीशन पे नहीं बचेगी। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने माल को, अगर आप प्रोडक्शन आप प्रोडक्ट रिलेटेड आपकी स्टार्टअप है या बिजनेसेस हैं, तो अपने माल को ज्यादा टर्नओवर देने हैं। अगर आप 10,000 के माल में पहले 1 लाख की सेल करते, तो आपको कोशिश करनी है कि वो 10,000 के माल को आप रोटेशन ज्यादा दें, बार बार हर रोज छोटी छोटी खरीद करें, बड़ी खरीद की जगह छोटी छोटी खरीद करें और टर्नओवर को बढ़ाएं। सेम जो सर्विस वाले हैं उनको कोशिश करनी है, जो उनके अनयूजुअल एक्सपेंडिचर हैं जिनको वो अपनी ग्रोथ की तरफ ले जा रहे थे अभी, क्योंकि जब रिसेशन आएगा तो ग्रोथ तो स्लो होगी, तो आपको वो खर्चे जो ग्रोथ इंटेंसिव पे आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बर्न कर रहे थे, उस बर्न रेट को थोड़ा कम करें, जिससे कि आपका सर्वाइवल रेट बड़ा हो जाए और आप ज्यादा समय तक मार्केट में टिके रह पाए। जी, अभी रिसेंटली ईरान वॉर चल रहा था, तो क्या ईरान वॉर का भी इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा? हमारे यहाँ, जैसा आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, हम आज भी 90% बाहर से तेल मंगाते हैं, जिसमें हमारी मिडिल ईस्ट से, अगर कहा जाए तो मेजर हमारा ऑयल जो आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है। तो अगर ईरान वॉर आगे बढ़ता है तो हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है उसमें हमारा क्रूड ऑयल, अभी भी भारत सरकार बहुत कुछ खुद एब्जॉर्ब कर रही है। अगर आप कॉस्ट समझे तो कॉस्ट हमारी 1.5 गुना हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हमारे ऊपर जो बर्डन आया है वो भी 3 रुपए लीटर का आया है, और आने वाले समय में इस 3 रुपए लीटर को आप मान के नहीं चलें कि यही बचेगा। अगर ये ईरान वॉर आगे चलती है तो ये बर्डन जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के पास रिजर्व खत्म हो रहा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं, वो जो बोझ है वो पब्लिक पे आएगा ही आएगा। उस बोझ का मतलब है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि तेल के बिना कोई भी फैक्ट्री नहीं चलती, कोई भी डीजल के बिना, पेट्रोल के बिना, क्रूड के बिना आपकी कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती, तो ये कॉस्ट जो है ये बढ़ेगी नेचुरली। तो भारत पे जो ईरान वॉर का असर है वो नेचुरली 15-20% तो आना ही आना है। जो हमारा प्रोडक्शन है, कॉस्ट बढ़ने से अपने आप कंजम्पशन 15-20% से कम हो जाएगा। तो हम जो इकोनॉमी अगर 100 रुपए पे खड़ी थी तो 80 रुपए पे तो वैसे ही आ जानी है इस वॉर की वजह से, और लंबा अगर चलता है तो ये असर और ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो हमें इस समय समझदारी यही है कि अपने रिसोर्सेज को, जैसे हमारे
पापा दादा वगैरह कहते थे कि पैसा अपने हाथ में लेके चलो, ये समय पैसा हाथ में रखने का समय है। लिक्विडिटी अपने पास जितनी आप रखेंगे उतना आप धंधे को ज्यादा अच्छा चला पाएंगे। तो ईरान वॉर इज गोइंग टू मतलब हर्ट अ लॉट, मतलब नेचुरली सभी इकोनॉमीज वो करेंगे, बट हम क्योंकि ऐसी पोजीशन पे कि हम यूएस से तेल नहीं मंगा सकते, एग्जैक्टली हम ईरान से ही मंगाएंगे, हम मिडिल ईस्ट से मंगाएंगे, और मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब्ड है। आपने देखा भी हमारे एक जहाज पे हमला भी हुआ। तो आने वाला समय थोड़ा तो क्रिटिकल है। जब तक ये सर्टेनिटी चीजें नहीं होती तब तक सभी से बस ये गुजारिश है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करें। अब आज ही जैसे ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज यहाँ आने के पहले मेरी नॉर्मल बात हो रही थी कि लाइक जैसे अब लोग ई व्हीकल्स पे ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। मतलब जो 3000 का पेट्रोल हम अपनी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में डलवाते थे, अब वो 3000 का 2 व्हीलर का पेट्रोल से बेटर है कि हम ई स्कूटर की EMI दे दें। तो क्या ये सही है, मतलब एक सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल रविका जी। सी ई व्हीकल्स के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है ना, हम आज भी ई व्हीकल्स, हम सोलर एनर्जी से हमारी पावर जनरेशन बहुत अच्छी हो गई है। तो आज अगर हम कहें कि पहले अगर हम भारत में बिजली पैदा करते थे, अगर 100 यूनिट करते थे, तो हम 300 यूनिट पे पहुंच गए सोलर के आने की वजह से। उसका एक रीजन है कि आज आपने देखा हर घर में सोलर लग गया है। हाँ। लगभग। तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सौर योजना थी, उसने उस चीज को अब उठाया तो है ही है, साथ ही साथ पब्लिक के बीच में भी ये चीज समझ में आने लगी कि हमारा जो बिजली का कंजम्पशन है ये आने वाले समय में हमें बहुत दिक्कत देगी। इसकी वजह से सौर ऊर्जा को हमने इस तरीके से अडॉप्ट किया है, ये हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे रही है। दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल हमारे पास शॉर्ट है, क्रूड हमारे पास शॉर्ट है, और ईवी के आने से हमारे पास एक लाइफ लंबी बन जाती है जहां हमारी डिपेंडेंसी ईवी मतलब पेट्रोल पे कम हो जाएगी। तो ये प्लेट्स आप एक बार यूज कर लेते हो, आप बैटरीज यूज कर लेते हो, तो एटलीस्ट आपके पास ये 5-10 साल का एक होराइजन आ जाता है जहां पे इन गाड़ियों को आप बिना पेट्रोल और तेल के यूज कर सकते हो। तो भारत का बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल उससे कम होगा। और मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, ईवीज हमारे यहाँ बहुत सारी चाइना इंपोर्टेड भी हैं, बहुत सारी भारत में भी बन रही हैं। कोशिश करिए ईवी यूज करें, भारतीय करें। भारतीय नहीं भी हो पा रही, अगर हम चाइनीज भी ले रहे हैं तो वो भी हमारा पेट्रोल बचा रही है, तो वो डायरेक्टली हमें बेनिफिट पेट्रोल के रूप में कर रही है, इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट कर रही है। तो चाइना इंडिया में इतना बड़ा वो नहीं है अभी, क्योंकि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे आप गाड़ियां ईवी लेना चालू करें। ये एक बार आपने कंजम्पशन किया तो लो कॉस्ट में आपकी सर्वाइवल रेगुलर जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। मतलब पेट्रोल इफेक्ट कर रहा है लोगों को, बिल्कुल कर रहा है। आप सरवाइव नहीं कर सकते। और भारत के पास एक और प्रॉब्लम है, भारत के पास ऐसी कोई स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है जहां हम पहले से ऑयल रखते हो। चाइना और भारत में एक बड़ा फर्क है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना के पास एक बड़ा स्टोरेज है, उन्होंने उस चीज के लिए तैयारी कर रखी है, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। तो हमारे पास हम 40-45 दिन सरवाइव कर सकते हैं अगर हमारे पास तेल नहीं आ रहा। इसके बाद क्या? तो हमें कहीं ना कहीं जब सप्लाई साइड लिमिटेड हो जाएगी और हमारे पास डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक मतलब कैसा है ना, इमरजेंसी में चली जाएगी। तो उस इमरजेंसी से बचाने का एक तरीका है कि एज अ कंज्यूमर 150 करोड़ भारतीय अगर कोशिश करते रहेंगे, जहां छोटी छोटी चीजें 150 करोड़ लोगों पे बचाएंगे, तो बड़ी बचत की तरह वो काम करेगी। जी, अभी सर ऑनलाइन पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अब रिसेंटली क्या जॉब क्राइसिस आएंगी? बिल्कुल आएंगी रविका जी। सी आने वाला टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल क्राइसिस का है। अगर ग्लोबल क्राइसिस यही पोजीशन बनती रहती है और हालात और खराब होते हैं, तो आप समझे ग्लोबल डिमांड कम होने वाली है। आज भी भारत का 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो सर्विस सेक्टर से है। हमारे यहाँ विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये आज भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और फाइनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ अकाउंट्स की आउटसोर्सिंग बहुत बड़ी होती है, जहां बाहर की कंट्रीज के हम अकाउंट्स अपने यहाँ मेंटेन करते हैं। तो भारत में जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल और फाइनेंस प्रोफेशनल्स, वो बहुत लंबे चौड़े नंबर्स में हैं। और आने वाला समय अगर ग्लोबल डिमांड का कम होगा, जब भाई बाहर से पूरा डिमांड ही नहीं आ रही, उनकी कंपनी चल ही नहीं, तो हमारी सर्विसेज लेंगे क्यों? तो जो सर्विसेज, मान लो चला पहले 100 क्लाइंट हमारी सर्विस ले रहे थे, अब उनने 80 ने लिया, तो 20 जो क्लाइंट्स जाएंगे उनकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगा? भाई जो भारतीय कंपनी उन लोगों को रखी हुई है, उन स्टाफ को, उन एम्प्लॉयज को भी निकालेंगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, कॉस्ट कम करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उन पर प्रेशर पड़ेगा कि ज्यादा परफॉर्म करो, क्योंकि उन्हें कॉस्ट कम करनी है। तो आने वाले समय में ले ऑफ्स हो सकते हैं,
अभी आपने देखा एआई की वजह से ले ऑफ हुए, अभी ग्लोबल रिसेशन की वजह से भी ले ऑफ आएंगे। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें, आप डिफरेंट मार्केट्स को हंट करना चालू कर दें और कोशिश करें कि हम अपने आप को अपस्किल इतना कर लिए कि जो हमारी इकोनॉमी के अलावा बाकी इकोनॉमीज में जो बिजनेस जा रहा है उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो आने वाले टाइम में हमें कोशिश करना है कि रिसोर्सेज को हम ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाए और जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप को अपस्किल करें। अदरवाइज यस, ये एक बड़ा मतलब कहते हैं ना क्रिटिकल समय है जहाँ पे आपको मतलब अगर आपने कंपटीशन में मैच नहीं किया तो आप ऑटोमेटिक आउट। यस और आज के टाइम में इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ वैसे भी आपको कॉम्पिटिटिव रहना, और ये तो ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है। एग्जैक्टली। रचित सर, पेपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह न्यूज ही न्यूज आ रही है कि ऑयल कम यूज करें, पेट्रोल बचाएं। तो अब इतनी नेगेटिव बातों के बाद एक पॉजिटिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। रिसेंटली मैंने पढ़ा कि अब इंडिया और दुबई में एक सामंजस्य बैठ रहा है, तो क्या वो हमारे कॉमन मैन को इफेक्ट करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। इनफैक्ट बहुत मतलब आप देखें कूटनीतिक अगर वो चीज है जो भारत कर रहा है, नेचुरली दुबई एक अलीड रहा है हमारा, और अभी हमारे ईरान के साथ रिश्ता अच्छा हुआ करता था तो दुबई हमारा एक एंटी एली बनने की कोशिश में था, क्योंकि नेचुरली दुबई पे अटैक हो रहे थे, यूएई पे अटैक हो रहे थे। बट जो अभी आज रिसेंटली अभी मीटिंग हमने देखी, कल हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ थे, तो ये चीज हमारे लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन बनाती है जहां पे, क्योंकि दुबई से भी आज बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट हमारा हो सकता है। तो अगर हम कहें कि हमारे जो क्रूड डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ ईरान या उस क्षेत्रों में थी, वो हमारी डिपेंडेंसी को पूरा दुबई कर सकता है। उनको भी ऐसे एलिस चाहिए जो उनके साथ खड़े रहें, और भारत एक मुख्य देशों में से एक है जो पावरफुल देश माना जाता है। तो दुबई के साथ खड़े होने से मतलब भारत अगर खड़ा रहता है तो उन्हें एक स्ट्रेंथ मिली है, और भारत को जो उनके रिसोर्सेज हैं उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये आने वाले मतलब ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। शायद ये एक कूटनीतिक रणनीति जो भारत सरकार की है, ये भारत को बहुत बढ़िया बेनिफिट देगी, और अपनी आम जनमानस को जो प्रॉब्लम्स हैं आने वाले समय में, जो क्रूड एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, मुझे लगता है भारत सरकार ऐसे मेजर्स से इन चीजों को मिटिगेट कर सकती है। जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो आजकल मीन्स 90% ऑडियंस कर रही है। स्टॉक मार्केट से लोगों को फर्क पड़ेगा, इवन ईएमआई और लोन्स में हमको मीन्स एज अ कॉमन मैन क्या फर्क पड़ सकता है? सी दो पार्ट, जैसे आपने एक पार्ट बोला स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो स्टॉक मार्केट एक मैं हमेशा से पहले भी आपके जितने भी मैंने पॉडकास्ट या जहां पे भी बोला है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेंस है जिसके बारे में आम जनमानस को कम पता होता है। हम सिर्फ फोमो में खरीदते हैं या फोमो में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा स्टॉक मार्केट में आपको अगर नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में बने रहिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप फंड मैनेजर्स के थ्रू, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके थ्रू ही जाइए। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट आने वाले समय में कैसा रिएक्ट करेगा। तो नेचुरली जब ग्लोबल रिसेशन होता है तो स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। अनसर्टेनिटी आएगी, जब कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट्स कम होंगे, तो शेयर प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो आने वाले समय अभी भी शेयर मार्केट के लिए जब वॉर जोन होता है, अनसर्टेनिटी होती है, ग्लोबल रिसेशन होता है, तो स्टॉक मार्केट आपका भागता नहीं है, उनपे इम्पैक्ट रहता है। और जैसा कि आपने अभी देखा भी कि हमारे यहाँ से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं काफी पैसा निकाल के ले गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहां एआई और टेक है, जैसे चाइना, ताइवान, इधर पे एआई और टेक है, वहां पैसा ज्यादा बनेगा, तो पैसा वहां गया है। सबसे अच्छी बात क्या है, भारतीय पैसा अभी भी भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, जो भारतीय कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर आपको नॉलेज कम है तो थोड़ा रिजर्व रखें अपने आप को, और अगर नॉलेज है भी तो कोशिश करें कि लिक्विड फंड में पैसा ज्यादा रखें, ज्यादातर डेट फंड में पैसा रखें, एफडीज में पैसा रखें। थोड़ी लिक्विडिटी 25 से 30-40% अपने पैसे की लिक्विडिटी एफडी या फिक्स एसेट्स में, फिक्स रिसोर्सेज में रखें, और आने वाला टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉपर्ली प्लान करें। दूसरा जो आपका सवाल था, वो सवाल जो है वो नेचुरली है कि हमारे यहाँ ईएमआईज, लोन्स, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ईएमआईज और लोन्स में हमेशा कहता हूं जितना कम कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसी अनसर्टेनिटीज में ही हमें दिक्कत आने लगती है, प्रॉब्लम तभी आती है। तो मैं आपको पिछले वाले भी मैंने आपने बताया था कि 50% आपकी इनकम का मैक्स स्लैब होना चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 50 रुपए से ज्यादा की ईएमआई होनी ही नहीं चाहिए। 50 भी बहुत होती है, 25 में कोशिश करें, 50 से ज्यादा नहीं रखें। लेकिन अब जो चल रहा है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो आने वाले समय में आपको अनयूजुअल खर्चों को कम करना चाहिए। अगर आपकी ईएमआई जाती है,
आप ईएमआई का अगर टाइम बढ़ा सकते हो और ईएमआई छोटी कर सकते हो तो कोशिश करिए कि ईएमआई छोटी करा लीजिए, जिससे लिक्विडिटी आपके हाथ में बनी रहे। इस समय लिक्विड हाथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो खाने पीने के लाले पड़ जाएं, जिसके पास मान लो 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 की इनकम है, उन पे असर ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अपने लिक्विड रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखें और वो पैसा अपने पास कंट्रोल में रखें, जिससे कि ईएमआई के बाद भी आपके पास पैसा बच सके। और इसलिए मैं कह रहा था अनयूजुअल खर्चों को बचाइए। बिल्कुल। आज तो मुझे पता सीरियसली ये लग रहा है कि ये खुद के क्वेश्चंस मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े वर्ड्स जो हमको इफेक्ट करते हैं, ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेमेशन, मतलब एक आम पढ़ाई मैंने भी करी है, बट एक आम भाषा में ये आज ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं अब वो न्यूज सुनेंगे ना तो हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये सब चीजें अब एक्चुअली इफेक्ट कर रही है। एक्चुअली यही है, आज की डेट में वो पुराना जमाना ही रहेगा कि सब भारत सरकार पे छोड़ दिया जाए, सब सरकार की जिम्मेदारी है। जी भाई, सरकार जो कर रही है वो आपके एक्ट पे रिएक्ट कर रही हो, आप डिमांड कर रहे हो उस पर रिएक्शन कर रही है। ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये शब्द अब जो है भारत के हर नागरिक से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट भारत नहीं, मैं तो कहता हूँ ग्लोबल लेवल पे। तो अब वो समय चला गया, कंज्यूमर इकोनॉमी में जी रहे हैं हम। अब हमारे पास सिर्फ जरूरतों पे नहीं जीते। पहले सरकार की ड्यूटी क्यों होती थी? उन्हें रोटी कपड़ा मकान देना होता था। अब सिर्फ रोटी कपड़े मकान की बात नहीं है, अब तो अनलिमिटेड खर्चे हैं भाई। आप कहते हो टीवी, एसी बेसिक नेसेसिटी में आ गई है। इंटरनेट, मोबाइल, ये सब तो बेसिक नेसेसिटी, सर्वाइव नहीं कर सकते इनके बिना। तो अब भारतीयों के साथ साथ हर पब्लिक की, मतलब पब्लिक इन लार्ज की ये मतलब लाइबिलिटी बन गई है कि वो फोकस करें कि ये ग्लोबल रिसेशन आने वाला है तो हमें क्या नहीं करना है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें किन चीजों को रोकना है। तो जब हम पूरी एज अ होल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, देखिए असर आप पे ही आने वाला है। भारत सरकार आपके लिए चीजें कोशिश कर रही है ईज आउट कर दे, लेकिन कल आपके घर पे रोटी नहीं होगी तो भाई वो 150 करोड़ के घर पे जाके रोटी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रैटेजिकली हमें सोचना है, हमें कोशिश करनी है कि हम सरकार की मदद करें, हम एज अ देश उभर के आए। और हम अगर वो वर्ल्ड लीडर बनने की सोच रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें। जी। तो अब भारत के नागरिक होने के नाते एक सबसे कॉमन सवाल आपसे, क्या इंडिया सेफ है? यस, इंडिया सेफ है। ऑफ कोर्स ऐसी अभी हालात नहीं आ गए कि इंडिया अनसेफ हो जाए। हम आज भी 30,000 टन सोना लिए बैठे हैं, हमारे हर घर में सोना होता है और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। शायद हमारे पूर्वज एक सबसे अच्छी चीज कह गए कि सोने की ज्वेलरी पहनने की आदत डाल गए। मेरे हाथ में भी 2 अंगूठी हैं, हर किसी के। तो हम लोग सेफ हमेशा है, बट इट्स नॉट अबाउट सेफ्टी, इट्स अबाउट ग्रोथ। हम जिस पाथ पे हैं, हम आज 50 साल पीछे नहीं जा सकते। तो हमें ये सोचना होगा कि हम सिर्फ सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। जब भी विश्व हिल रहा होगा और भारत संभल जाएगा अगर, तो भारत विश्व गुरु की तरह निकल सकता है। सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। हम आज भी, हमारे ऐसा नहीं है कि हमें $1 मिलियन कमाने पड़ेंगे, $10 मिलियन कमाने पड़ेंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। आज हम 20-25 हजार रुपए में हम अपने घर चला लेते हैं। बिल्कुल। और ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सेफ तो है ही नेचुरली, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हम रिसोर्सेज से रिच है। हमारा देश मेहनती देश माना जाता है। जब बाकी दुनिया 6 घंटे 7 घंटे काम करने में थक जाती है, हमारी आज की जनता 12 घंटे एवरेज काम कर रही है, 10 से 12 घंटे। हमारे यहाँ रोज सुबह घर से निकलने की एक आदत है, एक आदमी घर में पड़ा नहीं रह सकता। तो 150 करोड़ भारतीय अगर पूरी ताकत से, शिद्दत से लग जाएं तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। हम विश्व के लिए भी एक सैंपल बन सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं कि कैसे आपकी जो आपदा में ना अवसर का बात हम करते हैं, आपदा में अवसर हम कैसे बना सकते हैं, ये हम भारत ने हमें पहले भी करके दिखाया है। और हमारे लिए ये सर्वाइवल की बात नहीं है। मैं हमेशा सर्वाइवल पे, मैं पॉजिटिव साइड पे जाके सोचता हूँ। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात है। हम जितनी चीजें ढूंढ रहे हैं कि पेट्रोल पे हमारा डिपेंडेंट, क्रूड पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए, ये हमारे लिए आगे के फ्यूचर के लिए एक ले डाउन हो रहा है, एक रोड मैप तैयार हो रहा है कि हम बाहरी जो चीजें हैं उनसे ज्यादा हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। आपको पता होगा, याद होगा, एक बार हमारे ऊपर बिजली की आपदा आई थी। हम आज से 10-15 साल 20 साल पहले करें तो 8 घंटे बिजली जाना नॉर्मल मानते थे। नॉर्मल होता। आज हम 2 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सेगमेंट आया है, ये जो चीजें आई हैं, ये नेचुरली हमने अवसर बनाया और हमने सोलर की तरफ गए। जी हाँ, हमसे तेज चाइना भाग रहा है, लेकिन हमने भी सोचना चालू कर दिया है। और अगर 150 करोड़ भारतीय शिद्दत से सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल। अभी आप जब ये बोल रहे थे ना कि 25 से 30 हजार एक नॉर्मल
खर्चा होता है। तो ये मैंने एक बार अपने पापा से सवाल पूछा था, पापा मेरे सेल टैक्स ऑफिसर रहे हैं, कि पापा ये 25-30 हजार ही क्यों होता है? बोले क्योंकि आम आदमी को 25-30 हजार चाहिए, और इतना ही अमाउंट अगर आप साल भर में कमा रहे हो 25 हजार पर मंथ, तो आपको इसलिए जीएसटी नहीं लगता है। तो ये एक सरकार की एक सुविधा है कि आप 25 हजार नॉर्मली कमा रहे हो तो आप आराम से अपना घर चला सकते हो। तो अब ना वो सब रोटेट करता है दिमाग में कि एक्चुअली कि हम 25 हजार 30 हजार में आज भी हम सरवाइव कर सकते हैं अगर हमने बहुत एक्सपेंसेस अपने नहीं रखे हैं तो। आज भी, क्योंकि बिल्कुल आपने जैसा सही कहा, क्योंकि हम आज बेसिक नेसेसिटीज आज भी भारत में सस्ती हैं कंपैरेटिवली। आज हम बहुत सारी चीजें बहुत सस्ते पे कंज्यूम करते हैं। तो यस ऑफ कोर्स इनकम भी हमारी उतनी नहीं है, लेकिन हमें खर्चे भी उतने नहीं है। तो हमारे लिए एक अवसर है, और मैं मानता हूँ जब भी कोई प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर्स आपको हिट करेंगे तो आप और मजबूत हो जाते हो। आप विपदाओं में ही जानते हो कैसे आप, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा सेलर वही होता है जो अगेंस्ट दी विंड चला ले। जब आपके अगेंस्ट लहरें आ रही हैं और उस नौका को आप लहरों के अगेंस्ट में निकाल के ले जाओ तो आप बड़े नौकाधार बन जाते हो, आपको बड़ा आप इकोनॉमी चला के ले आते हो। मुझे लगता है हमारा भारत भी उस तरीके से इस नौका को बाहर निकालेगा। बिल्कुल। अब हमने आई गेस सारी बातें कर ली हैं, मुझे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, कॉमन मैन पे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस कॉमन मैन इससे कैसे उभर सकता है इन शॉर्ट टर्म्स? मैं बड़ा बेसिक कहूंगा, आप अपनी प्रायोरिटी जब आप लिस्ट बनाएं, एक बार अपनी लिस्ट बनाएं, आपकी जरूरतें लिखें, उसमें आप क्या क्या खर्चा करते हो, उन खर्चे को आप 80-20 में बांट दें। जो टॉप 20 चीजें हैं जिनको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, जैसे आपका खाना हो गया, पीना हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, घर की गैस का बिल हो गया, सब्जी हो गई, इन टाइप की 20% चीजें जो हैं उनको आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो बची हुई है, जो आप कहते हो मीडियम लग्जरी, हम कहते हैं कंफर्ट में रहने के लिए, तो उसके बाद देखें कि कौन से ऐसे कंफर्ट है जिनके बिना हम जी नहीं सकते, उन्हें हम नेसेसिटी कंफर्ट मानते हैं, वो करें। बाकी जो नीचे की चीजें उन्हें अभी काट दें आप, और इससे आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। अगर आप पहले 25,000 रुपए महीने में सर्वाइव कर रहे थे, आप 15 पे आ जाओगे, तो 10,000 रुपए महीना आपकी बचत हो गई। जो आपको 10,000 रुपए महीना अगर आपने 6 महीनों तक एक्स्ट्रा बचा लिया तो 4 महीने का आपका सर्वाइवल बढ़ गया। बिल्कुल। तो ये एक सोच है, इस तरीके से आपको रहना चाहिए। दूसरी चीज एक और जो ध्यान में रखनी है, कोशिश करिए इस समय में आप अपने आप को अवसर ढूंढें, कहाँ कहाँ आप बेटर काम कर सकते हो। अगर आपकी नौकरियां जा रही हैं तो आपको देखना होगा उस जगह पे जहां आप नौकरी कर रहे हो कैसा, कौन सा ऐसा आप स्किल अपना अपग्रेड कर सकते हो जिससे आपकी नौकरी सर्वाइव कर जाए। तो आने वाले समय में फोकस ये होना चाहिए कि कैसे आप अपनी जरूरतों को जरूरतों तक रहने दें, और कैसे अपने पैसे को आप सेफ गार्ड कर पाए, ऐसी जगह पे लगा पाए जहां आपका पैसा सेफ हो। बिल्कुल। सर, गोल्ड या स्टॉक मार्केट? गोल्ड। रियल एस्टेट बूम या स्लो डाउन? रियल एस्टेट स्लो डाउन। एआई जॉब्स खाएगा या क्रिएट करेगा? ऑफ कोर्स खाएगा, बट अगर आप अपस्किल कर लेते हो तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है या अभी नहीं? बिल्कुल बन सकता है। स्टार्टअप फंडिंग वापस नॉर्मल होगी? होगी, टाइम लगेगा थोड़ा। डॉलर स्ट्रेंथ होगा? अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑल अक्रॉस सारे भारतीय मिलकर अगर उस पर कोशिश करेंगे बिल्कुल होगा। आईटी सेक्टर या एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर। आरबीआई पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा रिसेशन में? बढ़ाएगा। सेफ जॉब डॉक्टर, इंजीनियर या सीए? ये तो कोई भी नहीं कह सकता, बट हाँ, वॉट एवर यू आर डूइंग अगर आप शिद्दत से करेंगे तो सब सेफ है। तो बहुत सारी बातें हमने आपके काम की करी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस पॉडकास्ट को पूरा ध्यान से सुनिए, और ये जो बड़े बड़े शब्द है ना, इनको आसान भाषा में समझे, एंड इवन जो हमने सजेशंस दिए हैं होपफुली आप उनको अप्लाई करेंगे तो ये समय भी कट जाएगा। जनरली वैसे भी कटेगा, लेकिन अगर आप स्मार्टली चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से कटेगा। थैंक यू सर फॉर सच इंफॉर्मेटिव टॉपिक एंड इवन हमारी ऑडियंस को ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू रविका जी फॉर कमिंग अप विद सच अ टॉपिक जो जनमानस के साथ साथ एज ए इंडिया होल, भारत देश के साथ जुड़ा हुआ है, ग्लोबल के रूप में जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं, आप अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन 50% भी कर लेंगे तो हमारे लिए नेचुरली अवसर की तरह पैदा होगा, आपदा की तरह नहीं। बिल्कुल समझ गए आप लोग। अब आपको एक लास्ट काम करना है, फिनवेल ग्रोथ को, बुंदेली स्पिरिट को फॉलो कर लेना है जल्दी से, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन टिप्स आपको यही मिलने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।